नमस्कार। बुधवार को गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो जो लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, ख़ासकर मज़दूर जो हैं, उनको अपने अपने राज्यों में जाने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन उनको ले जाने की जिम्मेदारी और तमाम जो दूसरे इंतज़ामात हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी है। एक बार फिर वैसे ही हुआ है कि एक बड़ा फैसला ले लिया गया बिना सलाह लिए और उसके बाद राज्यों पर छोड़ दिया, और राज्य जो मदद मांग रहे हैं, जो उनकी ज़रूरत है इस वक्त, वो उन तक पहुंच नहीं रही है। बहरहाल नई गाइडलाइन के अनुसार अब लोग अपने अपने घर वापस जा सकेंगे, लेकिन ये बात ज़्यादा मज़दूरों पर लागू होती है, उन लोगों पर लागू नहीं हो रही जो मुख्तलिफ़ शहरों में फंसे हुए हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, या कोई शादी ब्याह अटेंड करने आए थे, या कोई गमी का मौका अटेंड करने आए थे, या मीटिंग्स के लिए आए थे, और 24 रात को अचानक 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन हो गया। वो जहाँ जहाँ हैं वहीं वहीं हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस दूर दराज इलाकों से आए थे उनके बारे में कुछ नहीं है। और ये जो मज़दूर हैं जो फंसे हुए हैं जगह जगह पर लाखों की तादाद में, इसकी जिम्मेदारी अब राज्यों पर होगी। ठीक है, अब सैनिटाइज्ड बसों की व्यवस्था करनी होगी, ये मेडिकल स्क्रीनिंग क्वारंटाइन का इंतज़ाम भी करना होगा, राज्यों को ही नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने होंगे, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाने होंगे। अपने अपने घर पहुंचने पर जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो इन लोगों की जांच करेंगी, इन्हें क्वारंटीन में रखेंगी। ये तमाम लंबा चौड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और एक बार फिर फैसला लेकर जिम्मेदारी राज्यों पर थोप दी गई है कि अब आप ऐसा करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें रेलगाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ये चलेंगी नहीं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो राज्यों की हों या रेलवेज़ हों, वो नहीं चलेंगी। हवाई जहाज़ नहीं चलेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं, जैसे कोई चेन्नई से दिल्ली आया हुआ हो फ़्लाइट के ज़रिए, कोई शादी अटेंड करने या किसी और काम के लिए, वो अटक गए यहाँ पर। पटना से किसी को बेंगलोर जाना हो, बेंगलोर से किसी को कलकत्ता जाना हो, कलकत्ता से किसी को बॉम्बे जाना हो, उन लोगों का क्या होगा जो टिकट खरीद सकते हैं हवाई जहाज़ की? क्या वो भी अपनी अपनी कारों के ज़रिए स्पेशल पास लेकर इतनी दूर, मतलब लंबे लंबे सफ़र तय करेंगे? क्यों नहीं सरकार एक हफ़्ते के लिए हवाई जहाज़ भी खोल लेती? वैसे भी जो हमारी एयरलाइंस हैं इस वक्त बहुत नुकसान से जूझ रही हैं। एक हफ़्ते के लिए आप हवाई जहाज़ भी खोल दीजिए, या 5 दिन के लिए खोल दीजिए, जो आप ठीक समझे, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर, ताकि जो जो लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स नहीं हैं, जो दूसरे कामों से दूसरे शहरों में आए हैं, दूर दराज शहरों से, वो लोग भी वापस जा सकें। एयरपोर्ट से घर तक उनके लिए जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो वो मुहैया हो। ऐसा क्यों नहीं सरकार ने सोचा अभी तक? क्या एक जगह पर लॉकडाउन की वजह से फंस जाना सिर्फ मज़दूरों की समस्या है? बहरहाल अब ये जो सरकार ने फैसला लिया है, गाइडलाइंस ली हैं, इसको लेकर बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए मुख्यमंत्रियों ने। जो इनको राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इनमें से जो लोग मरीज़ होंगे उनका इलाज भी राज्यों की जिम्मेदारी होगी। सीताराम येचुरी का कहना है कि भुखमरी और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद मज़दूरों को घर जाने की इजाज़त दी गई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी भी राज्यों पर है। अब राज्य कब तक खर्चा उठाएंगे, कौन कौन सा खर्चा उठाएंगे? अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा कि 6 लाख से ज़्यादा राजस्थानी मज़दूरों ने वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन्हें वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स की ज़रूरत होगी। इसकी इजाज़त तो केंद्र सरकार को देनी चाहिए। सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया गया है। फैसला देर आए दुरुस्त आयत वाली बात ही है, जब इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोग पैदल चलते हुए हमें दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। टेलीविज़न के चैनल्स दिखाते नहीं हैं, इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़कर। लाखों की तादाद में शहर छोड़ छोड़ के लोग वापस पैदल अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। कई लोग मर चुके हैं, लोग बीमार पड़ चुके हैं। अब जाकर अब उनको घर जाने की इजाज़त दी गई है, ये भी देर से लिया गया फैसला है। इसको भी लेकर पहले अगर सलाह ली गई होती, आपस में मिल बैठ के, मुख्यमंत्री किस लिए होते हैं? वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो सिपह सलार नहीं है, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं उस इलाके के लोगों के। अब देखना ये है कि अगला परिवर्तन, अगली तब्दीली कब आती है इन गाइडलाइंस में, कि मज़दूरों के साथ साथ सरकार इनका खर्चा भी उठाए। केंद्र सरकार इतने पैसे इकट्ठे कर रही है और राज्य सरकारों की मदद करे, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी सोचे, एक हफ्ते के लिए सही, 5 दिन के लिए सही, जितने दिन भी
संभव होता है फ़्लाइट्स भी खोले, ताकि वो तमाम लोग जो दूर दूर के इलाकों में बसों में नहीं जा सकते या गाड़ियों में नहीं जा सकते, लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट्स हैं, उनको भी खोले, ताकि जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं, और ऐसे लोग हज़ारों की तादाद में शहरों में फंसे हुए हैं, वो भी अपने अपने घरों को जा पाएँ। हम उम्मीद करते हैं हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे बेहतरीन काबिल मंत्रियों में से एक हैं, इस बात पर भी गौर फरमाएंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि फ़ैसला तो आखिरकार वहीं से आना है जहां रॉ विजडम का इस्तेमाल होता है। इस वक्त एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में चल रहा है कि राहुल गांधी ने रघुराम राजन को इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू कम, संवाद ज़्यादा था, और इसको लेकर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग भी हो रही है, तारीफ़ भी हो रही है। जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जिनको खोला जाना चाहिए, हाँ, और सीक्वेंसिंग क्या होगी, किस तरतीब में खोला जाना चाहिए, पहले कौन सा सेक्टर, दूसरा कौन सा सेक्टर, तीसरा कौन सा सेक्टर। रघुराम राजन, जैसे कि हम सब जानते हैं, दुनिया के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। हमारे यहाँ गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनकी टर्म बढ़ाई नहीं गई थी, हालांकि परंपरा यही रही है कि टर्म बढ़ा दी जाती है। बहरहाल रघुराम राजन वापस चले गए पढ़ाने के लिए। उसके बाद राहुल गांधी ने पूछा कि हमारे यहाँ की टेस्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो इतनी कम क्यों है। हमारे सरकारी जो तंत्र है वो प्रचार करता है कि दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ केसेस कम हैं। तो केसेस कम होने की एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग भी बहुत कम हो रही है। जब टेस्ट ही नहीं होंगे या कम होंगे तो केसेस सामने कैसे आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक राज्य कह दे कि हमारे यहाँ डकैती की सबसे कम घटनाएँ हुई हैं, और जब FIR ही नहीं दर्ज होगी तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में वो जानकारी आएगी कहाँ से। आप क्लेम करते रहिए, दावा करते रहिए कि हमारे यहाँ डकैती की घटनाएं सबसे कम हैं, आप FIR ही रजिस्टर नहीं कर रहे। बिल्कुल इसी तरह जब आप टेस्ट कम करेंगे तो केसेस भी कम सामने आएंगे। बहरहाल दूसरा सवाल ये उठाया था। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि इस वक्त जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई चल रही है वो, और उसके बाद के जो परिणाम होंगे, कोरोना के बाद के परिणाम जो होंगे 3-4 महीने बाद के, दोनों में कैसे बैलेंस किया जाएगा, वो किस तरह के होंगे। तो रघुराम राजन ने कहा था कि हमें एक तो फैसला लेने की ज़रूरत है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इकट्ठा कैसे रखें। इस वक्त छितर रही है अर्थव्यवस्था, बिखर रही है अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को इकट्ठा कैसे रखें। जब हम अर्थव्यवस्था को खोलेंगे तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बीमार आदमी अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होने के लिए चलना शुरू करता है। ऐसा ना हो कि हम इस अवस्था में ही ना हों, इस हालत में ही ना हों। हम जब उठें तो ऐसी हालत में हों ही ना कि हम चल भी ना पाएँ और मर जाएं। तो अर्थव्यवस्था को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है ऐसे वक्त में। सबसे पहले वही बात है कि कौन कौन से सेक्टर खोलने। लॉकडाउन जो है वो सिर्फ पॉज बटन है, वो समस्या का हल नहीं है। समस्या के हल के लिए अव्वल तो आपको सबसे सलाह लेनी चाहिए थी। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर सब कुछ बंद कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। हथौड़ा नहीं मारना चाहिए था आपको। कोई प्लान नहीं था। 30 जनवरी को पहला केस आया था, आप 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं, और 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि कोई महामारी की हालत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। जाहिर है सरकार क्लूलेस थी। बहरहाल इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों की, जो पुअरेस्ट हैं, जो सबसे गरीब हैं, उनकी मदद के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो रघुराम राजन का कहना था 65,000 करोड़। यानी ये शख्स जानता है, फिगर है इसके पास, कोई अंदाजे वाली बात नहीं है, अनुमान नहीं है। 65,000 करोड़। हमारा GDP है 200 लाख करोड़, ये रघुराम राजन का कहना है। उसमें से सिर्फ 65,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो गरीबों की मदद के लिए सिर्फ 65,000 करोड़ चाहिए। उसके बाद फिर एक ये सवाल भी पूछा गया कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, जैसे लोग कह रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ चीन छोड़ेंगी वो हमारे यहाँ भी आ सकती हैं। बेशक उन्हीं की पार्टी के प्रचारक रहे शेषाद्रिचारी का कहना है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 आई हैं, बाकी वियतनाम गई हैं, थाईलैंड गई हैं, ताइवान गई हैं, साउथ कोरिया जा रही हैं। जापान अपनी कंपनियों को वापस बुला रहा है, जापान में इंसेंटिवाइज़ कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। तो उस पर रघुराम राजन का कहना था कि ठीक है, हम दुनिया की 2 बड़ी ताकतों में से नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े ज़रूर हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, और जो हम डायलॉग शुरू करेंगे उसमें हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। सप्लाई चेन्स में हमारा रोल हो सकता है, उनका ये कहना है।
मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सयानों की सलाह लेना अच्छी बात होती है, सिर्फ अपनी रॉ विजडम पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना ज़रूरी नहीं कि सयानापन हो। और ये भी एक सोचने का वक्त आ गया है कि क्या देश में जो यूपीए है, जो कांग्रेस लेड यूपीए है, क्या उसको एक शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए, शैडो गवर्नमेंट बनानी चाहिए, या एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत भारी संकट है, ऐसा संकट हमने पहले नहीं झेला है। शैडो कैबिनेट की जहाँ तक बात है, इसकी जो परंपरा है वो जैसे हमारी डेमोक्रेसी है वैसे ही पश्चिमी देशों से हुई है, ख़ासकर इंग्लैंड से हुई है। जो विपक्षी पार्टियां होती हैं संकट के समय में शैडो कैबिनेट बनाती हैं और वो अपने अपने फैसले करती हैं, तो सरकारों पर बाध्य नहीं होते, लेकिन पब्लिक डोमेन में जाते हैं लोगों के पास कि अगर ये नहीं ये किया जाए तो बेहतर होगा। ये एक तरह का एक आईना होता है असली सरकार का, ठीक है। इस वक्त ये इनफॉर्मल होती हैं, अनौपचारिक होती हैं। जहाँ जहाँ बनी हैं वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कुछ और भी देशों में बनी है, शैडो कैबिनेट्स बनी हैं। सन 2005 में बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में एक शैडो कैबिनेट बनाई थी। तब विलासराव देशमुख की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। तो उनके फैसलों से नाखुश होकर बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर, जो विपक्ष में थे, एक शैडो कैबिनेट बनाई थी कि हमारे फैसले अगर होते तो क्या होते, ताकि लोगों के सामने कम से कम विकल्प हों कि सिर्फ एक की नहीं चल रही, सिर्फ पावर मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं है, निरंकुश सत्ता नहीं है एक के हाथ में, सब लोग भागीदार हैं इसमें, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को शामिल होना है, ये नहीं कि किसी तानाशाह ने फैसला दे दिया और सबको लागू करना है। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक शैडो कैबिनेट बनाई थी मध्य प्रदेश में सन 2014 में शिवराज सरकार के खिलाफ, शिवराज चौहान की सरकार के खिलाफ। सन 2015 में गोवा में भी एक शैडो कैबिनेट बनी थी, ये विपक्षी पार्टियों ने नहीं बनाई थी, ये एक एनजीओ ने बनाई थी। तो क्या समय आ गया है कि यूपीए जो है कांग्रेस के नेतृत्व में एक शैडो कैबिनेट बनाए, या फिर ऐसा होता हमें मुमकिन दिखता नहीं है, इस संकट के समय एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जाए, बजाय इसके कि दिल्ली से फतवे जारी हो जाएं और जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी जाए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।